यार एक बात बता, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, पर हम मज़दूरों का मज़दूरी क्यों नहीं बढ़ रहा है। अपने घर परिवार से दूर होके हर रोज़ एक ही ज़िंदगी जीना, सुबह उठना, खाना बनाना, काम पे जाना, फिर शाम को आना, खाना बनाना, सो जाना, फिर सुबह वही खाना बनाना, काम पे जाना। ऐसे ही हर दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। 12-13 घंटे काम करने के बाद भी हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी ज़रूरत भी सही से पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है यार? महंगाई के हिसाब से हमारी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। ऐसा लगता है कि हम बस उम्र गुजार रहे हैं। क्या यही ज़िंदगी है यार? हाँ, हम मज़दूरों का यही ज़िंदगी है, पर ऐसा क्यों यार? देख, बात ऐसा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसका वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। चाहे वो कोई फल फूल सब्जी या कोई सामान हो, या हमरे तुमरे जैसा कोई चलता फिरता इंसान हो। हर कामों में मशीनों का उपयोग हो रहा है। हज़ारों इंसानों की जगह एक मशीन ले रहा है, खेत से लेके, रोड से लेके, फैक्ट्रियों तक। हम मज़दूरों का मज़दूरी इसलिए कम नहीं है कि हम मज़दूर हैं। हम मज़दूरों का मज़दूरी इसलिए कम है क्योंकि हम इस समाज में ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और जो मालिक हैं वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे देश में बेरोज़गारों की कोई कमी नहीं है। अगर ये इतने में नहीं करेगा तो वो करेगा। और हमें लगता है कि हम सही से पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हम मज़दूर बन गए, और मज़दूरों का इतना ही मज़दूरी होता है। और ऐसी सोच थोड़ा हम भी रखते हैं, और हमारे समाज के लोग भी, कि अगर सही से पढ़ाई लिखाई किया होता तो आज मज़दूरी करना नहीं पड़ता। हाँ, वो तो सही तो सोचते हैं। अगर हम सही से पढ़ाई लिखाई किए होते तो आज हमें मज़दूरी करना नहीं पड़ता। नहीं यार, शिक्षा हमारे जहन के विकास के लिए। शिक्षित होना अलग बात है और कोई काम करना अलग बात है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मज़दूरी कर सकता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर जैसे कि कहने वाले तो कहते हैं कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, पर दाम देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग जब हम मज़दूरों का ज़िंदगी करीब से देखते हैं तो उन्हें हमारी ज़िंदगी गुलामों जैसा लगता है। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग मज़दूरी करना नहीं चाहते, और उन्हें भी लगता है कि मज़दूरी करना मूर्खों का काम है, हम जैसे पढ़े लिखों का नहीं। और ऐसा ही हमारे समाज को भी लगता है। ऐसा क्यों? देख, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो देश की व्यवस्था को चलाने के लिए शिक्षित लोगों की ज़रूरत था। उस समय देखा जाए तो 100 में से 80-90% लोग शिक्षा से वंचित थे। तो उस समय कहा गया होगा कि पढ़िए लिखिएगा तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो अच्छा तनख्वाह मिलेगा, अच्छा तनख्वाह मिलेगा तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगा। और उस समय ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते थे, तो जो लोग पढ़ते थे उनको नौकरी भी मिल जाता था। तो शायद इसलिए हमारे समाज का मानसिकता बन गया है कि पढ़ाई लिखाई सरकारी नौकरी के लिए किया जाता है, और यही सोच के माँ बाप भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। पर सच क्या है? जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं वो इस देश की व्यवस्था है, और इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगा उतने लोग को नौकरी मिलेगा। ये सच है। तू देखता होगा यार कि सरकारी नौकरी के लिए अगर 1 लाख पद खाली है तो वहाँ पे 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो ये तो तय है कि अगर 500 में से 500 भी नंबर अगर हर किसी को रहेगा तो भी हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकता है। तो शिक्षा हमारे जहन के विकास के लिए। हमारे देश में शिक्षा को गलत तरीके से प्रचार किया गया, और इसका सबसे बुरा असर हमारे गरीब वर्गों पे पड़ा। गरीब वर्ग जब अपने समाज में अपने से ऊंचे वर्ग वाले बच्चे को जब देखते हैं कि 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद भी उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तो वो हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि फलना जी का बेटा उतना पढ़ा लिखा और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो मेरे बच्चे को क्या होगा। ये सोच के अपने बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान ही नहीं देते। अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पड़ोसी पे ध्यान देते हैं कि वो ये कर लिया, वो कर लिया। यार तू पागल तो नहीं हो गया? एक तरफ कह रहा है कि हम मज़दूरों का जगह हर कामों में मशीन ले रहा है, इसलिए हम मज़दूरों का ज़रूरत कम हो रहा है, और हम मज़दूर ज़्यादा हो रहे हैं, इसी बात का फ़ायदा मालिक उठा रहे हैं, इसलिए हम मज़दूरों का मज़दूरी नहीं बढ़ रहा है। चलिए बात मैं मानता हूँ और ये दिखता भी है। पर तू दूसरी तरफ कह रहा है कि शिक्षा हमारे जहन के विकास के लिए है, इसलिए अपने जहन के लिए पढ़े। यार गरीब लोग लाखों रुपए लगा के अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद भी अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो भूख के सताए लोग जहन का क्या करेंगे? वो तो ऐसे भी कंगाल हो जाएंगे। और यही सोच के जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं
उन्हें तो कह रहा है वो अपने बच्चों से ज़्यादा वो अपने पड़ोसी पे ध्यान देते हैं। यार जब पढ़ लिख के भी मजदूरी ही करनी है तो मूर्ख रह के ही क्यों ना करें। अरे पंकज, धनवानों ने इसीलिए तो ज्ञान के सागर में दौलत का जहर मिलाया ताकि गरीब आदमी पिए तो भी मरे, ना पिए तो भी मरे। यह हमारे देश की दुर्भाग्य है कि अशिक्षित के कारण हजारों साल गुलाम रहने के बाद भी हमने आज तक शिक्षा का महत्व नहीं जाना और ना ही हमारा सरकार जाना होता तो दौलत की तराजू में तौल कर इल्म दिया नहीं जाता। पर यार पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीबी कैसे दूर होगा। आखिर हमारे देश में गरीबी का कारण क्या है? कारण नहीं, कैंसर है, और वो है हमारे देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जनसंख्या। और ये ऐतिहासिक है, इसलिए हर किसी को महसूस नहीं होता। हमारे समाज का जो इतिहास है वो संघर्षों से भरा पड़ा है। उसमें गुलामी का दौर है, जातीय लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, गरीब वर्गों पे शोषण करना, ऐसे कई हालात थे हमारे समाज में, आज भी है पर कम है। और ऐसे हालातों का सामना घर के बच्चे ही किया करते थे। तो उस समय 9-10 बच्चे माँ बाप का सहारा हुआ करते थे कमजोरी में, और सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सहारा बने रहते थे। और उस समय हमारी ज़िंदगी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूरा हो जाया करता था। 10-12 बच्चे होने के बावजूद भी गरीबों को गरीबी का एहसास नहीं हुआ करता था। तो सदियों से हमारी ज़िंदगी जीने की जो प्राथमिकता रहा है वह है वक्त के साथ बड़ा होना, शादी करना, बच्चे को जन्म देना और अपने बच्चे को अपने से बेहतर ज़िंदगी देने के लिए संघर्ष करना। पर हम लोग एक गलती करते आ रहे हैं जिसके कारण हम वहीं के वहीं हैं, जहाँ से चलते हैं फिर वहीं चले आते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग 6-7 बच्चे को जन्म देके अपने हर एक बच्चे के लिए ज़मीन जायदाद घर बनाने में पत्थर तोड़ते हुए पूरा जीवन लुटा देते हैं, और बड़ा होकर हम बेशर्म कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और फिर हम वही घर में रह के फिर वही गलती करते हैं। फिर हम 3-4 बच्चे को जन्म देके अपने हर एक बच्चे के लिए ज़मीन जायदाद घर बनाने में पूरा उम्र गुजार देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी जीने का जो संघर्ष है वो ज़मीन खरीदने और घर बनाने में ही निकल जाता है। तो इस तरह ना हम अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी दे पाते हैं और ना हम खुद चैन से रह पाते हैं। और यही चलन हमारे समाज में एक दूसरे को देखकर चलता आ रहा है। हम 9 महीने के बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, पर हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया क्या मैं उसे बेहतर ज़िंदगी दे पाऊँगा या नहीं। और यही सोच बदलने का काम सबसे पहले हमारे शिक्षा संस्थान को था, बदलते वक्त के साथ। पर हमारा शिक्षा व्यवस्था ही बदल गया। हाँ, पर पहले से तो बेहतर हुआ है। क्या बेहतर हुआ है? पहले हर घरों में 6-7 बच्चे हुआ करता था, आज हर घरों में 3-4 बच्चे होते। हाँ, पर ये भी तो सोच, पहले के 2 रुपये आज के 200 रुपये के बराबर है। क्या मतलब ये कि आजकल के 2 बच्चे भी उस समय के 10 बच्चे के बराबर हैं। तो क्या लोग एक बच्चे को जन्म दे? यार तू तो बुरा मान गया। अच्छा, मान ले कि तेरे 2-3 बच्चे और तू मजदूरी करता ही है, अभी तू खा पी के कितना बचा लेता है? 10,000। चल मान लेते हैं कि तू 15,000 बचा लेता है। अब सच बता कि तू अपने तीनों बच्चों को 18-20 साल पढ़ा सकता है। हाँ, और ये भी मान ले कि 18-20 साल पढ़ाने के बाद भी तेरे बच्चे को नौकरी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। उसमें तेरे को पढ़ाई खर्चा होगा, दवाई खर्चा होगा, खाना खर्चा होगा, कपड़े लत्ता होगा, पर्व त्यौहार होगा, मेला ठेला होगा, रिश्तेदारों के यहाँ रीति रिवाज होगा। हाँ, और तेरा तो भूल ही गया, तेरा दवाई, दारू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग भी होगा। सोच के बता कि तू अपने तीनों बच्चों को 18-20 साल पढ़ा सकता है? यार नहीं पढ़ा सकता हूँ। देख यार, हम 2-3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं पर बेहतर ज़िंदगी नहीं दे सकते। दुनिया बहुत महंगी हो गई है। हम पढ़ा लिखा सकते हैं पर रोज़गार नहीं दे सकते। जैसे देख, आज से 100 साल पहले लोग 10-12 बच्चे को जन्म देते थे। आज 2-3 बच्चे को भी हम बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 100 साल बाद हमारे बच्चे के जो बच्चे होंगे वो एक भी बच्चे को बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे। देख यार, हमें अपने बच्चे के बारे में ही नहीं, अपने बच्चे के बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे हम किसी बात के लिए अपने बुजुर्गों को दोष देते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमें दोष देंगे। अगर आज हम अपने बच्चों के बेहतर ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे तो। इतिहास हर इंसान का आईना होता। अपने समाज में अपने बुजुर्गों का चेहरा देख, क्या वो 4-5 बच्चे से खुश हैं? अपने बच्चों से 100 रुपये मांगने में भी 200 बार सोचते हैं।
भाई भाई में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि भाई भाई का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये सुन के मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है कि भाई, अगर आपको लगता है कि भाई भाई का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तो आप अपने बेटे के लिए दूसरा भाई क्यों पैदा करते हो? है कि नहीं? ये तो गलत है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं। दुनिया इतनी महंगी हो गई कि लोगों को रिश्ते में भी नफ़ा नुकसान देखना पड़ता है। कोई बेचारा क्या करे। तो क्या यार, अगर हर कोई एक बच्चे को जन्म दे तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगा? संभावना तो 99% है, पर हमने हदें पार कर दी। यही बात अगर हम सब आज से 30-40 साल पहले हम सोचे होते तो आज हमारे देश का हालात कुछ और होता। 1951 में हमारे देश की कुल जनसंख्या मात्र 36 करोड़ था, पर आज हमारे देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। मात्र 70-72 साल में 104 करोड़ लोग बढ़ा, और ये खतरनाक है हम सब के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसका वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। चाहे वो कोई फल फूल सब्जी या कोई सामान हो, या हमारे तुम्हारे जैसा कोई चलता फिरता इंसान हो। आज हमारे देश का नेता अपने ही देश के नागरिक को देशद्रोही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। आज किसी मालिक को अगर मज़दूर कहता है कि मालिक तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो मालिक सीधे कहता है, क्या है बाबू, जितना दे रहा हूँ उतना में काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तुम्हारे जैसा लोग रोज़ आते जाते रहता है। क्यों? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। एक सैनिक जो सरहद पे जान लेके जाता है देश की रक्षा करने के लिए, उनसे भी हमारे देश की व्यवस्था पे बैठे लोग रिश्वत लेता है। क्यों? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। आज किसी को भी जेल में बंद कर दिया जाता है, किसी को भी एनकाउंटर में मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। यार, जो गलत लोग हैं उनको मारने में क्या दिक्कत है? एक बच्चे के कान में अगर माँ शब्द नहीं जाएगा तो वो अपनी माँ को भी माँ नहीं कह सकता है। गुनहगार बनने की तो बात ही अलग है। कोई बच्चा अगर गुनहगार बनता है तो उसका दोषी सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, उसके माँ बाप भी होते हैं, उसके समाज के लोग भी होते हैं, और उस समाज को चलाने वाला जो सरकार होता है वो सरकार भी दोषी होता है। पर समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ गुनहगारों को सजा दिया जाता है, मारा नहीं जाता है। मारा जाता है तो समझ में आता है कि हमारी भी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। अगर कोई दूसरे देश का गुनहगार हो तो हम बेरहम बन सकते हैं, पर जब अपने देश का नागरिक हो तो फ़र्क पड़ना चाहिए, पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ मर भी जाए तो भी किसी समाज सियासत को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर किसी के नज़रों में एक इंसान ही तो मरता है। चाहे हज़ारों मरे, लाखों मरे, करोड़ों मरे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। आबादी जितनी बढ़ेगी दुनिया उतनी ही महंगी होगी, दुनिया जितनी महंगी होगी हमारी ज़िंदगी उतनी ही सस्ती होगी, और जब ज़िंदगी सस्ती होगी तो जिंदा सिर्फ पैसे वालों ही रहेगा, बाकी लाश बन के इधर उधर पड़ा रहेगा। लोग लोगों के ही नहीं अपने हालातों के भी गुलाम होते, और हम अपने हालातों के गुलाम होंगे। आज भी हैं, पर आगे और भी होंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। यार, तू मुझे डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अगर हम बदले तो क्या? मेरा मतलब, अगर हम सब एक बच्चे को जन्म दें तो क्या अगर हम बदले तो क्या? मेरा मतलब, अगर हम एक बच्चे को जन्म दें तो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि संभावना 99% है, पर ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने समाज को कचरा बना के रखा है। जब तक एक लड़का और एक लड़की को समाज में एक समान समझा नहीं जाएगा तब तक ऐसा होगा ही नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हमने अपने समाज को कचरा बना के रखा है। और ये कचरा हर रोज़ फैल रहा है हमारे टीवी मोबाइल के ज़रिए। टीवी मोबाइल के ज़रिए? हाँ यार, टीवी मोबाइल के ज़रिए। ये जो हमारे क्या कहते हैं, बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री, ये हमारे समाज का कैंसर है, कैंसर। यार, क्या बात कर रहा है, सच कह रहा हूँ। कोई आजकल का भोजपुरी गाना ऐसा बता जिसमें महिला को इज्जत दिया जाता। यार, महिला खुद अपनी इज्जत नहीं करती है तो, पर यार गाना देखने सुनने से क्या होता है? हमारे जहन का विकास। क्या? देख यार, हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं वही करते हैं, पर प्रकृति का नियम है कि जो हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, वही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं।
और जो हम करते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व तय होता है। तो ये बहुत मायने रखता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और हम अपने बच्चे को भी क्या दिखाते हैं, क्या सुनाते हैं। इस नियम का फ़ायदा हमारे नेता लोग भी उठाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोगों को क्या दिखाएंगे, क्या सुनाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे और क्या करेंगे, चाहे लोगों को आपस में लड़वाना या अपना वोट डलवाना। इसी नियम का फ़ायदा उठाते हैं। तू कह रहा है देखने सुनने से क्या होता है? हमारे जहन की विकास की जो प्रक्रिया है वो देखने और सुनने से होता है। यार लगता है मैं गलत लाइन पकड़ लिया हूँ। तो एक लड़का एक लड़की पे ऐसे ऐसे कमेंट करता है कि ऐसा लगता है कि वो आसमान से टपका। हर घर में माँ बहन रहती है पर फिर भी हर किसी के जुबान पे रहती है। कभी सोचा है गाड़ी के पीछे क्यों लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सोच, ये कोई लिखने की बात है? तो इससे हमारे समाज का मानसिकता झलकता है कि हम एक लड़की के बारे में क्या सोचते हैं। और यही मानसिकता के कारण एक दिन अपने ही गांव घर समाज में अपनी बहन बेटी को लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और 15-16 साल की उम्र में ही माँ बाप पढ़ाई लिखाई छुड़ा के अपनी बच्ची को शादी करने पे मजबूर हो जाते हैं। और शायद इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं हम लड़का वाले, दहेज लेके। एक नज़रिए से देखा जाए तो ये भी एक करप्शन ही है जो दहेज के नाम पे लिया जाता है। और हम उंगली उठाते हैं अपने देश की सिस्टम पे। यार ये तो सदियों से हमारे समाज का रीति रिवाज है। तो कह रहा है ये भी एक करप्शन ही है? हाँ यार ये भी एक करप्शन ही है। वरना सोचिए किस हक से हम दहेज मांगते हैं। एक तो वो हमें अपनी बेटी भी देते हैं और ऊपर से हम दहेज भी लेते हैं। पर ये अच्छा है, क्या बोल रहा है? लड़की के लिए बुरा है, हम लड़कों के लिए। वो कैसे? तू कभी बकरी के बच्चे को बिकते हुए देखा? हाँ देखा। कसाई क्या कहता है कि मैं इस बकरी के बच्चे का दाम इतना ही दूंगा, तो हम क्या कहते हैं कि भाई मैं इस बकरी के बच्चे को खिला पिला के इतना बड़ा किया हूँ और मैं तुमको इतना में ही दे दूँगा, इतना में लेना है तो लो नहीं तो जाओ। वैसे ही हम लड़कों के साथ होता है। जैसे हमारे बुजुर्ग दहेज की बात करने के लिए जाते हैं तो ऐसे ही बात किया जाता है। उधर से कहते हैं कि समझिए कितना में देवो अपना बिटवा के, तो इधर से कहते हैं कि समझिए हमारी बिटवा को सरकारी नौकरी हुआ है, रेलवे में झाड़ू लगाने का काम मिला है, अपनी बिटवा को हम ज़मीन जायदाद बेच के पढ़ाई लिखाएं, 5 लाख रुपये घूस दिए तब जाकर नौकरी मिला है, 10 लाख नगद रुपया, 5 भरी सोना और 1 मोटर गाड़ी से कम नहीं होगा। इतना में अगर रिश्ता मंजूर है तो मुंह मीठा कीजिए नहीं तो रास्ता ना पिए। तो यार हमारा भी नीलामी होता है। बेटा जितना पढ़ा लिखा काबिल हो उतना ही बड़ा दाम लगाया जाता है। बेटी दान की जाती है तो बेटा नीलाम किया जाता है। और शादी होने के कुछ साल बाद माँ बाप कहते हैं कि बीवी का गुलाम हो गया है। जब से शादी की हमारी बिटवा बदल गया। अब कौन बूढ़ा बुढ़िया को समझाए कि तुम अपनी बिटवा को बेच दियो, अब तुम्हारा बिटवा रहा ही नहीं। और हम लड़कों को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ससुरा हमारे साथ हुआ सो आखिर हुआ क्या है। तो यार पढ़ लिख के हम मूर्खों वाला काम करते हैं। दहेज लेने और देने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लड़की के माँ बाप को और ना ही हम लड़के के माँ बाप को। फ़र्क पड़ता है लड़की की ज़िंदगी के ऊपर। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जब तक हर एक लोग सही से शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज में एक लड़का और एक लड़की को एक समान माना नहीं जाएगा। और जब तक एक लड़का और एक लड़की को समाज में एक समान माना नहीं जाएगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। और जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगा। और ये हमारे देश में गरीबी क़यामत के आखिरी दिन तक रहेगा, क्योंकि हमने अपने समाज को कचरा बना के रखा है, कचरा। बात रहा अब अपनी मजदूरी की, तो आज से 100 साल बाद हमारे बच्चे के जो बच्चे होंगे वो पेट की भूख मिटाने के लिए सिर्फ 14-15 घंटे मजदूरी करेंगे। उस हिसाब से अगर आज हम अपना मजदूरी देखें तो आज हम बहुत अच्छे इतना कमा ही लेते हैं कि शाम का भी जुगाड़ हो ही जाता है। बात रहा अपने बच्चे की, तो दुनिया की भीड़ में शामिल होकर वो भी कैसे ना कैसे हमारी तरह ज़िंदगी जी ही लेगा। भगवान है ना, हजारों साल भगवान के भरोसे हमारे बुजुर्गों ने गुलामी झेली ही है। और आज तो हम आज़ाद हैं, गुलाम भी होंगे तो अपने हालातों के, वो भी हमारे बच्चे होंगे, हम दोहरी होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझे ताना मार रहा है। यार मैं तुझे ताना क्यों मारूंगा। सच आईने की तरह साफ होता है, उसमें कोई किंतु परंतु का बात नहीं होता है। बस सही नज़रिए से देख, जिस राह में हम चल रहे उस राह में तुझे भी क़यामत से पहले हर रोज़ क़यामत नजर आएगा।
पर यार तुझे नहीं लगता कि एक बच्चे को जन्म देने में रिस्क है? क्योंकि हमारे यहाँ सियासत की कुर्सी भी कुर्बानी मांगती है। लोग कहते हैं कि माँ बाप मतलबी नहीं होते, पर यहाँ तू मतलबी दिख रहा है। देख यार, हमारी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए लोगों ने हंसते हंसते फांसी का झूला झूले, करोड़ों जवान सीने पे गोली खाए, आज भी सरहद पे दहकती धूप में, ठिठुरती ठंड में, बारिश में पाँव जमाए रहते हमारी ज़िंदगी की रक्षा के लिए, जो हमारे कुछ भी नहीं लगते रिश्ते में, फिर भी सब कुछ बने हुए हैं। जब वो इतना रिस्क ले सकते तो हम भी ले ही सकते, वो भी अपने बच्चों के लिए तो लेना है। ये अपने देश की मजबूरी समझ या ज़रूरी है, पर एक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि हमने एक समय में 9-9, 10-10 बच्चे को जन्म दिया। इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश की व्यवस्था कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। लोगों को अपनी ज़िंदगी जितना बेकार लगेगा, लोग उतना ही गैर जिम्मेदार होगा। लोग जितना गैर जिम्मेदार होगा, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश उतना ही खराब होगा। इसलिए हर किसी की ज़िंदगी खूबसूरत होना चाहिए, और हर किसी को कोई खूबसूरत ज़िंदगी दे सकता है तो वो माँ बाप ही दे सकते हैं, उनके सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चे के लिए माँ बाप ही भगवान होते हैं। बस थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। हाँ, पर तो गलत भी तो हो सकता है। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, पर तू खुद को कभी इतना गलत मत समझना कि दुनिया कुछ भी करे और वो तुम्हें सही लगे। पूरा दुनिया भी गलत हो सकता है, तुम्हारे हर बात पे नहीं, पर किसी ना किसी एक बात पे हो सकता है। वैसे ही गलत मैं भी हो सकता हूँ, और पूरा दुनिया भी मेरे हर बात पे नहीं, पर किसी ना किसी एक बात पे हो सकता है। अगर कोई समस्या है तो उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। पर यार, तेरे मेरे सोचने से ये सब क्या होगा? बहुत कुछ। पहले तो तू सोच। चल, काम पे भी जाना है, चल।